नमस्ते छात्रों, स्वागत है सभी का आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग और मांग का नियम। ये एक ऐसी अवधारणा है जो हम दैनिक जीवन की जो दिनचर्या हमारी उसमें हम आए दिन हमारे आसपास रोज देखने को हमें मिलती है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मांग में किन किन बातों का समावेश होता है, कौन कौन सी बातें इसमें सम्मिलित होती है। सबसे पहला आ रहा है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, फिर आ रहा है इच्छा की पूर्ति हेतु साधन और साधनों को व्यय करने की तत्परता। कोई भी वस्तु की मांग उस कंडीशन में होती है जब सबसे पहले उस वस्तु की हमारी इच्छा हो या आवश्यकता हो, फिर उसमें उसको प्राप्त करने की यानी कि उस वस्तु को प्राप्त करने की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन होने चाहिए और उन्हीं साधनों को खर्च करने की या व्यय करने की तत्परता हमें होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु की इच्छा है, हमारे पास में प्रचुर मात्रा में साधन भी है और हम साधनों को व्यय नहीं करना चाहते, इसका मतलब आपकी वो वास्तविक मांग नहीं हो सकती। या यूं कह सकते हैं किसी वस्तु की इच्छा है और हम साधनों को खर्च भी कर सकते लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। यानी किसी वस्तु की इच्छा भी है ना, हमने बहुत अच्छी कोई चीज सोच ली है ना, किसी बाइक के लिए सोच लिया, किसी कार के लिए सोच लिया, हम सोच भी रहे और हम ये भी सोच रहे हम पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, इसका मतलब हमारी दैनिक जीवन में उसकी वास्तविक मांग नहीं है। तो इसका आशय ये हो जाएगा कि मांग के लिए निम्न तीन तत्वों का समावेश होना जरूरी है। सबसे पहले हो जाएगा वस्तु की आवश्यकता या इच्छा, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में साधन और साधनों को व्यय करने या खर्च करने की तत्परता। नेक्स्ट देखते हैं मांग का अर्थ। बेटा ये मांग का अर्थ इतना इंपॉर्टेंट है, हमें आगे जाके पूर्ति के अर्थ में और मांग से रिलेटेड आगे हम जितने भी बातें पढ़ने वाले हैं, जिनमें मांग वक्र हो जाएगा, मांग तालिका हो जाएगी, उन सभी में एक ही डेफिनेशन से आपका काम चलने वाला है। इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना। तो मांग के अर्थ में आ जाएगा एक निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर उपभोक्ता उस वस्तु की जितनी इकाइयों को लेने के लिए तैयार होता है, उसे हम उस वस्तु की मांग कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान से सुनना बच्चों, एक निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर, यानी कि जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत, तो एक निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर उपभोक्ता उस वस्तु की जितनी इकाइयों को खरीदने के लिए तैयार होता है या तत्पर होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उस वस्तु की मांग कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मांग का नियम। मांग का नियम सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इजी भी है, और ये एक ऐसा नियम है कि जो हम इसमें गलती करने की भी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। यानी कि हम सोच कर आते हैं कि हमने मांग को नियम को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है, उसके बावजूद भी इसमें से नंबर कटने की संभावना रहती है। मांग का नियम, अब मांग के नियम में क्या बातें आ रही बच्चों, दो बातें हम प्रमुख रूप से समझ सकते हैं। फर्स्ट आ रहा है अन्य तत्वों के समान या स्थिर रहने पर। फर्स्ट बात तो ये हो जाएगी, और सेकंड आ जाएगा हम देखेंगे कीमत और मांग मात्रा में रिलेशन। अब हमारा जो मांग का नियम आएगा उसे हम यूं स्पष्ट कर सकते हैं, अन्य तत्वों के समान या स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में रिलेशन के द्वारा। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग मात्रा कम हो जाती है, और कीमत के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि हम मार्केट में जाते हैं और किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो बच्चों स्वतः ही हम उसकी मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम उसकी मांग मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो देखो कितना इजी लगने वाला मांग का नियम है, ठीक है ना। वापिस एक बार पुनः सुनना, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा में कमी आती है, और कीमत के कम होने पर मांग मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थात कीमत और मांग मात्रा के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, और इसे मांग का नियम कहते हैं। अब जो बहुत सामान्य सी डेफिनेशन है। अब देखो गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे गलती क्या करेंगे, वो इस वाली बात को भूल जाते हैं, वो सीधा का सीधा ये वाली बात लिखेंगे, है ना। ऐसी स्थिति में आप सोचते हैं कि डेफिनेशन के पूरे नंबर मिलेंगे, तो बच्चों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक ये चीजें स्थिर नहीं रहेगी तब तक आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसे अभी समझाते देखो, है ना। उससे पहले हम ये देखते हैं अब यहाँ क्या गलती करते हैं। हमको रिलेशन देखना है बच्चों कीमत और मांग मात्रा के बीच में, है ना। अब बच्चों को ये तो याद रह जाएगा आप लोगों को कि इनमें विपरीत संबंध होता है, लेकिन आप कीमत और मांग मात्रा को आप विपरीत दिशा में लिख लेंगे। जैसे कि आपने लिख दिया, आपने एक तरफ लिख लिया बेटा बच्चा मांग मात्रा और दूसरी तरफ आपने लिखा कीमत। अब आप रिलेशन को देखना, है ना। अब आप क्या लिखेंगे, आपने ये वाली बात भी याद रख ली, आपने विपरीत रिलेशन भी याद रख लिया। अब आप कैसे लिखेंगे इसे, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर, है ना। अब यहाँ विपरीत रिलेशन है कि जब वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, जब उसकी मांग मात्रा बढ़ती है तो कीमत में कमी आती है, और मांग मात्रा में कमी आने पर उसकी कीमत बढ़ती है। मतलब ठीक आपने उल्टा कर दिया।
लेकिन अब दैनिक जीवन में देखें, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो क्या अगर किसी वस्तु की मांग यानी कि किसी दुकान पर अगर सेल अगर कंटिन्यू बढ़ रही बेटा, तो वो कीमत में कमी लेके आएगा या कीमत में वृद्धि करेगा? उसकी सेलिंग अच्छी हो रही। जैसे कि हम देखते हैं त्योहार के सीजन पर, दीपावली के सीजन पर मिठाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तब ऐसी स्थिति में क्या करता है? क्या दुकान वाला कीमत को कम करता है क्या? नहीं, वो कीमत को क्या करेगा बेटा? और भी बढ़ा देगा। और यदि एक ऐसी दुकान है जहां पर सेलिंग नहीं हो रही है, अब जब उसकी सेल नहीं हो रही है तो क्या वो कीमत को बढ़ाएगा? अपनी कीमत को मैनेज करने के लिए वह उसमें क्या करेगा? कीमत में कमी लेके आएगा। तो बच्चों अगर देखें नियमानुसार, तो यहाँ क्या हो रहा है? सीधा रिलेशन हो रहा है। अपने दिमाग में एक ही बात रही कि हमें विपरीत रिलेशन के द्वारा इसको बताना है। तो ये ध्यान रखने की बात है। अन्य बातों वाली बात लिखनी है और फिर नेक्स्ट लिखना है कीमत और मांग मात्रा के बीच में अपन को क्या लिखना है? विपरीत रिलेशन तो याद रखना है, लेकिन कीमत पहले और मांग मात्रा बाद में, है ना? इन बातों का ध्यान रखोगे। अब इन वाली बातों को समझो। एक क्वेश्चन यूं भी आता है कि अन्य बातों के समान रहने की जो मान्यता है, इनमें किन बातों का समावेश होता है? अपन लिख रहे हैं कि ये तत्व या ये बातें स्थिर रहनी चाहिए। अब ये तत्व है क्या जिनके स्थिर रहने पर मांग के नियम पर प्रभाव पड़ रहा है? जैसे कि हम बताते हैं इसमें, फर्स्ट आ रहा बेटा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता क्या है? यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मान लो वस्तु की कीमत बढ़ गई, अब नियम क्या कह रहा है? वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग में क्या आएगी? कमी आएगी। बेटा उसी वक्त, है ना, उसी समय अवधि में यदि हमारी उपभोक्ता की आय भी बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता, तो व्यक्ति क्या करेगा या उपभोक्ता क्या करेगा? उस बढ़ी हुई कीमत पर भी क्या कर सकता है? अधिक इकाइयों का क्रय कर सकता है, क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कीमत के बढ़ने पर भी वो मांग मात्रा को बढ़ा सकता है। इसका मतलब आपका जो नियम है वो फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब उपभोक्ता की आय जो पहले थी उतनी ही रहनी चाहिए। तो उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आ रहा उपभोक्ता की रुचि, फैशन। उपभोक्ता की रुचि और फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि मान लो किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उपभोक्ता को वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है या वो चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कब बढ़ी हुई कीमत पर भी उपभोक्ता क्या करेगा? अधिक इकाइयों का क्रय करेगा। कभी कोई होता है कि ऐसी कोई ड्रेसेस हो गए, कोई शूज हो गए, मोबाइल हो गए, जिन जो इतना ट्रेंड में आ जाता है उसकी कीमत बढ़ भी जाती है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? का उस बढ़ी हुई कीमत पर भी वो अधिक इकाइयों को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब उपभोक्ता की रुचि फैशन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अब बेटा ये जो संबंधित वस्तु आ रही है वो भी दो प्रकार की हो जाती है। मतलब जब वस्तुएं एक दूसरे से आपस में रिलेटेड होती है वो तो दो प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट आ जाएगा कि ऐसी वस्तुएं या तो स्थानापन्न हो सकती है या ऐसी वस्तुएं पूरक हो सकती है। तो बेटा स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं, अगर इनमें भी परिवर्तन आता है तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। मतलब इनकी कीमतों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तुएं यानी हम कोई वस्तु लेने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई वस्तु है जो हम उसके स्थान पर उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि हम जो वस्तु लेने जा रहे हैं और साथ में जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत में, हम जो वस्तु लेने के उसकी कीमत में कमी आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम मात्रा अधिक लेंगे। लेकिन उससे जो रिलेटेड वस्तु है ना, अगर उसकी कीमतों में और ज्यादा कमी आ जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपभोक्ता उस वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा, तभी ऐसी स्थिति में आपको मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और हमारा जो चौथा बिंदु आ रहा है, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना। कीमत में परिवर्तन की संभावना। बच्चों यदि भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना, ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। एक उदाहरण बताता हूं, जैसे कि 40 रुपए किलो की वस्तु है। अब ऐसी स्थिति में हम उसकी जो इकाइयां हैं वो 4 किलो ले रहे हैं। अब वस्तु की कीमत गिरकर 38 हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में बच्चों नियम क्या बोल रहा है कि जब वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो हम क्या करेंगे? इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये हो जाए कि भविष्य में इसकी कीमतों में और कमी हो सकती है, यानी कि ये जो कीमत है वो 35 रुपए किलो के लगभग हो सकती है, तो बच्चों कीमत कम होने के बावजूद भी हमने उसकी मात्रा को बढ़ाने की बजाय, हो सकता हम उस वस्तु को 1 किलो ही ले लें, है ना, का तत्कालीन उपभोग हो जाएगा। और जब कीमतें और ज्यादा कम होगी तब इसकी मात्रा को हम और बढ़ा लेंगे। इसका आशय क्या हो गया? कीमत कम हुई तो बेटा मात्रा हमने बढ़ाने की बजाय क्या कर दी? कम कर दी। क्यों? क्योंकि भविष्य में हमें इस बात का संदेश है
कि वो जो कीमत है वो और भी ज्यादा कम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो बेटा ये यहाँ पर ये जो चारों बातें हैं हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो अन्य तत्वों में समान यानी कि मान्यता में कौन सी चार बातें आ रही है? फर्स्ट आ जाएगा उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता की रुचि फैशन पसंद में परिवर्तन ना हो, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन ना हो, और उस वस्तु की भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना या आशंका नहीं हो। जब ये सारी स्थितियां हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू होगा। तो ये ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में लागू होगा, जब ये सारी चीजें स्थिर है। तो बच्चों दो बातें अपन को ध्यान रखनी है, अन्य बातों है तत्वों के स्थिर रहने पर, और पहले कीमत लिखना और उसके बाद हमें मांग मात्रा लिखना है, यानी कि कीमत बढ़े मांग मात्रा में कमी और कीमत के कम होने पर मांग मात्रा में वृद्धि हो जाए, अर्थात दोनों में विपरीत रिलेशन होगा और ये हमारा मांग का नियम कहलाएगा। अब इतना सा सरल सा मांग का नियम होने के बावजूद बच्चों हम इतनी सारी गलतियां इसमें कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट बात और ये सेकंड बात, हमें कीमत पहले लिखना है और मांग बाद में लिखना, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा कीमत और मांग मात्रा की केवल डेफिनेशन हुई बच्चों। अब हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करें, हम इसे तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करें। ये बताएं आपको, पहले हमें कीमत लेना है और फिर हमें लेना है मांग मात्रा। हम कीमत को घटते हुए लिख रहे हैं, कीमत को हम घटते हुए लिखे तो मांग मात्रा इसके ठीक विपरीत हो जाएगी। जैसे जैसे वस्तु की कीमत में गिरावट आएगी और मांग मात्रा में वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं, अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो एक सरल रेखा के रूप में बनेगा। ये आपका डी मांग वक्र होगा। हम ओ वाई अक्ष पर बता रहे हैं कीमत और ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, यानी कि 50 रुपए की कीमत होने पर हम 1 इकाई, 40 पर 2, 30 पर हम 3 इकाइयां, 20 पर और 10 पर 1 इकाई, 10 पर 5 इकाइयां सर। ये हमारी ऋणात्मक ढाल वाला जो है वो डी मांग वक्र हो जाएगा। अब बच्चों ये भी ध्यान रखने की है, जब हम इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों अक्षों की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया ओ एक्स अक्ष पर हम जब अनधिमान वक्र पढ़ रहे थे बच्चों, तटस्थ वक्र पढ़ रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे कि उसमें कहीं भी कीमत का समावेश नहीं होता और हम क्या कर रहे थे, दो वस्तुओं की मात्रा ले रहे थे। तो हमने ओ एक्स अक्ष पर वस्तु एक या वस्तु एक्स को लिया था और ओ वाई अक्ष पर वस्तु वाई को या वस्तु दो को लिया था। तो बेटा हम वस्तुओं की मात्राओं को ले रहे थे। अब चूंकि जब अपन मांग का नियम पढ़ रहे हैं तो मांग मात्रा का रिलेशन किससे आ रहा है, कीमत से आ रहा है। तो हमने कीमत और वस्तु की मात्रा या मांग मात्रा का प्रयोग किया। तो अक्षों को अच्छे तरीके से नामांकित करें, यह आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तो बच्चों ये आपका मांग का नियम हो गया, ये हमने तालिका हो गई, हमारा डायग्राम हो गया, है ना। यानी कि वस्तु की कीमत के जब 50 रुपए होने पर कितनी इकाइयों का मांग की जा रही है, 1 इकाई की। जब कीमत घट जाती है तो मात्रा बढ़कर कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। और कीमत इसी प्रकार से घटकर जब 10 इकाइयां हो जाती है तो हमारी मांग मात्रा बढ़कर 5 इकाइयां हो जाती है। अर्थात कीमत और मांग में क्या हो जाएगा, विपरीत रिलेशन हो जाएगा और इससे जो बिंदुओं से मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी मांग वक्र हो जाएगा। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से मांग का नियम और मांग की जो डेफिनेशन थी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब बेटा हम दो दो के ग्रुप में कोई वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, यानी कि सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुएं, और एक हम पढ़ेंगे स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। फर्स्ट आ रहा है बच्चों सामान्य व निम्न स्तरीय वस्तुएं। सबसे पहली बात, इनका जो रिलेशन है बेटा वो उपभोक्ता की आय से, ठीक है ना। आय के माध्यम से अपन इस डेफिनेशन को देंगे। तो सबसे पहले सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, का वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ इनकी मांग भी बढ़ती है और उपभोक्ता की आय के कम होने पर इनकी मांग भी कम हो जाती है। यानी कि उपभोक्ता की आय तथा सामान्य वस्तुओं की मांग के बीच में सीधा संबंध होता है, तो उसे हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर हमको उदाहरण दें, हम इनकम के आधार पर जैसे कि देशी घी, इसका उदाहरण ले सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, देखो आपको इनकम मनी देखनी है और ये आपकी आ रही है डिमांड, यानी कि उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाती है, मनी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में
उसकी डिमांड भी क्या होगी, देशी घी की बढ़ जाएगी। और यदि अगर उसके उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इसकी मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि उपभोक्ता की आय और डिमांड में हमने क्या कर दिया, एक सीधा सीधा रिलेशन देखा। इसी प्रकार से निम्न स्तरीय वस्तुएं देखते हैं, या जिन्हें हम थोड़ा सा निकृष्ट या घटिया वस्तु कह सकते हैं दूसरी वस्तु की तुलना में। तो ये आपकी मनी या इनकम दे रखी है, या आपकी डिमांड दे रखी है ना। इसका एक सबसे पहला उदाहरण देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। वो उदाहरण हो गया वनस्पति घी, है ना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में डालडा घी भी कहते हैं। अब डालडा घी ही क्यों कहते हैं सारे को, क्योंकि सबसे पहले बच्चों जब वनस्पति घी चलन में आया था तो सबसे पहले इसका जो ब्रांड आया था वो डालडा आया था। तो बाद में जितने भी नाम से ब्रांड आए इसके, लेकिन हमने सभी का नाम क्या डाल दिया, डालडा घी डाल दिया। जबकि एक्चुअली हो क्या है ना, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड आए, है ना, वो रथ नाम से भी आया, मगन नाम से भी आया, तो ऐसे कई ब्रांड आए, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो आती है डालडा घी। तो अब देखना ऐसी वस्तुओं में क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, अब चूंकि देशी घी की तुलना में वनस्पति घी क्या है, निकृष्ट वस्तु है, ये थोड़ी सी निम्न स्तरीय है। तो ऐसी स्थिति में जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो अपन इनकी मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब इसकी आय कम हो जाती है उपभोक्ता की, तब ऐसी स्थिति में हम इसकी मांग को बढ़ा देते हैं। यानी कि आपके पास में अगर पैसा थोड़ा सा प्रचुर मात्रा में, तो हम देशी घी की मांग को तो बढ़ाएंगे, है ना, और इसकी मांग को कम कर देंगे। लेकिन पैसे में अगर कमी आती है तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, जो अच्छी वस्तु होगी उसकी मांग को कम कर देंगे, और चूंकि इसकी तुलना में इसकी कीमत कम होती है इसलिए हम इसकी मांग को बढ़ा देंगे। तो बेटा सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु का जो रिलेशन है वो उपभोक्ता की आय से। यानी वापस एक बार रिपीट करते हैं कि सामान्य वस्तु है उसकी डेफिनेशन दे तो क्या आ जाएगा, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ उनकी मांग बढ़ती है और उपभोक्ता की आय कम होने के साथ उनकी मांग भी कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य या निम्न स्तरीय वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुओं में कि जब उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ साथ जब ऐसी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और आय के कम होने पर उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, तो इन्हें हम निम्न स्तरीय या निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, बस ये अपन को ध्यान रखना है, ये जो डेफिनेशन है किसके आधार पर है, आय के आधार पर। इसी प्रकार से एक को लेते हैं हमने, जैसा कि अभी ठीक पहले पढ़ा था, दो संबंधित वस्तुएं, संबंधित वस्तुओं का जो रिलेशन हो जाएगा वो दो प्रकार से होता है, स्थानापन्न और पूरक। तो यह आ जाएगा स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। अब स्थानापन्न वस्तुएं नाम से स्पष्ट बेटा, है ना, एक के स्थान पर दूसरी, है ना। तो वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी कम या अधिक मात्रा में प्रयोग लाई जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण देखें बेटा, यहाँ से वोकेबलरी पूछी जाती है ना, यहाँ से शाब्दिक परिभाषाएं पूछी जाएगी। स्थानापन्न पूरक वस्तुओं की सबसे ज्यादा परिभाषाएं पूछी जाती है। तो स्थानापन्न वस्तुओं में एक के स्थान पर दूसरी, यानी कि उनके थोड़े बहुत अल्टरनेट अपन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गुड़ और शक्कर। गुड़ व शक्कर का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि हम बहुत से ऐसे प्रयोग है जहां शक्कर के स्थान पर गुड़ का और गुड़ के स्थान पर शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है और एक के अभाव में दूसरी वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि ये आपका व्हाइट बोर्ड और मार्कर आ गया, आपकी बाइक आ गई और पेट्रोल आ गया, है ना। ये क्या है, पूरक वस्तुएं, ये साथ साथ प्रयोग में लाएगी और एक की उपयोगिता के बिना दूसरे का कोई यूज नहीं होता। या यूं कह सकते हैं दाएं और बाएं पैर के जूते, मोजे, सैंडल, है ना, ये जो सारी चीजें आ रही वो क्या होगी, एक के अभाव में दूसरे का कोई उपयोग नहीं। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, आप जा रहे हैं और आपके दोनों चप्पल में से अगर एक चप्पल टूट जाती है, तो आप कल्पना करके देख लिया उस दूसरे का भी कोई महत्व नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि एक चप्पल को अलग रख के और फिर केवल एक चप्पल पैर में डाल के चलेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, है ना, या तो दोनों निकाल के रखेंगे, है ना, यानी कि उस दूसरे की भी कोई उपयोगिता नहीं है जब तक कि वो पहली खराब है। तो वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है और एक के अभाव में दूसरे का कोई प्रयोग नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझी होगी। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार वापस हम थोड़ा सा इसे एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ा हमने मांग में किन तत्वों का समावेश होता है, तो किन तत्वों का समावेश होता है, किसी वस्तु की इच्छा की पूर्ति, साधन और साधनों को व्यय करने की तत्परता। फिर उसके बाद पढ़ा हमने मांग का अर्थ, कि एक निश्चित समय अवधि में कि दी हुई कीमत पर उपभोक्ता उस वस्तु की जितनी इकाइयों को लेने के लिए तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। इसका एक उदाहरण बता दूं आपको, जैसे कि प्रतिदिन मेरे परिवार में
₹50 लीटर के हिसाब से 3 लीटर दूध लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास में कीमत भी है, अवधि भी है, कीमत भी है और मात्रा भी आगे कितना लिया जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे परिवार में 3 लीटर दूध की डिमांड की जाती है ना। तो एक निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की जितनी इकाइयों को क्रय किया जाता है, लिया जाता है या लेने को तैयार होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। फिर हमने पढ़ा मांग का नियम, दोनों बातों को ध्यान में रखना है। अन्य बातों के समान रहने पर, है ना, ये वाली बात लिखनी है और उसके बाद लिखना है कीमत पहले और मांग मात्रा को बाद में लिखना है। तो अन्य बातों के समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा में कमी आती है, और कीमत के कम होने पर जब मांग मात्रा बढ़ती है, यानी कि कीमत और मांग में जब विपरीत रिलेशन होता है तो इसे हम मांग का नियम कहते हैं। तालिका याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों। हम अगर मान लो कीमत को घटते हुए लिख रहे हैं तो मांग मात्रा को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और अगर कीमत को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो मात्रा को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो जब एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है, तब ऐसी स्थिति में आपका जो मांग वक्र आएगा वो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक ढाल का आ जाएगा। तो आपका डीडी क्या हो जाएगा, मांग वक्र हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं, जिनका रिलेशन हमने किससे किया, आई से किया। और फिर पढ़ा था हमने स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुएं। बच्चों मुझे बहुत उम्मीद है इस बात की कि आपको आज की जो चीज है बहुत इजीली, बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आई होगी, और मांग के नियम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण और जो बहुत छोटी छोटी बातें वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।